हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलीट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, उसका भाग 1 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भौगोलिक परिचय। मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है और ना ही किसी समुद्री सीमा से मिलती है। इसी कारण इसे भू आवेशित राज्य या लैंड लॉक्ड स्टेट कहा जाता है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर के बीचों बीच। चलिए दिखाते हैं हम आपको कैसे कैसे ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बटा हुआ है। तो जब अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं तो वो जो हमारी इक्वेटर होती है वहाँ से हम खींचते हैं। इक्वेटर क्या होती है ये जब हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे तब हमको बताएंगे। तो इक्वेटर से खींची जाती है इस तरीके से आड़ी, ऐसी अक्षांश रेखाएं चलती हैं। तो जो अक्षांश रेखा, पहली अक्षांश रेखा मध्य प्रदेश की सीमा को टच करती है वो है 21 डिग्री की, 21 डिग्री 6 मिनट है शायद। और जो आखिरी सीमा 26 डिग्री 30 मिनट की है जो टच करती है। और वैसे ही देशांतर रेखा कुछ इस तरीके से होती है। तो जो पहली देशांतर रेखा टच करती है वो है 74 डिग्री 59 मिनट की और जो आखिरी देशांतर रेखा है वो है 82 डिग्री 66 मिनट। तो जो देशांतर रेखाएं हैं उनसे हम समय निकालते हैं और अक्षांश रेखाएं हैं उनसे हमें मौसम की जानकारी मिलती है। ये कैसे मिलती है और समय कैसे निकालते हैं देशांतर से, जब हम आपको भूगोल पढ़ेंगे तो हमको बताएंगे कि कैसे आप देशांतर रेखाएं से समय निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके बाद में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हम आपको बताते हैं 308,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश का 9.38% है। तो फिर से याद कीजिए एक बार और मेरे साथ रिपीट करके बोलिए 308,252 वर्ग किलोमीटर, 308,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और जो सीमा है वो है, जो इसका विस्तार मध्य प्रदेश राज्य का वो 870 पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 870 और 605 किलोमीटर। और हमें पता है, जैसे हम जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश के हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य हुआ करता था जब छत्तीसगढ़ इसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन 2000 सन में छत्तीसगढ़ अलग हो गया और मध्य प्रदेश का नाम दूसरे नंबर पर आ गया। सबसे बड़े प्रदेशों में, सबसे बड़े प्रदेशों में पहला नाम अब राजस्थान का है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी सीमाओं के बारे में कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। दक्षिणी सीमा जो कि ताप्ती नदी द्वारा इसकी तय होती है और वहीं उत्तरी सीमा चंबल नदियों द्वारा तय होती है। प्रदेश में पांच ऐसे जो राज्य हैं जो प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, उनके नाम है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ तो हमारे से ही अलग होकर एक नया राज्य बना था, तो वो हमारी सीमा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो गुजरात के सिर्फ मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 ऐसे जिले हैं जो कि गुजरात से लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं 12 जिले, जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। एक कर्क रेखा है जो कि इक्वेटर जो है उसके ऊपर है, जिसको कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं। तो
वो प्रदेश को दो बराबर भागों में बांट देती है। अब ये कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है और विषुवत रेखा क्या होती है, ये सब हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे कैसे ये इनका काम क्या है। तो जो कर्क रेखा है वो प्रदेश को दो बराबर भागों में बांट देती है और नर्मदा नदी जो है उसके पैरेलल समानांतर चलती है। कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिले ये आपको याद रखने होंगे: उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से होकर ये जो कर्क रेखा गुजरती है। रतलाम कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना होगा। यानी तो नक्शे में हम जब पढ़ाएंगे, नक्शे के बारे में जानकारी देंगे इसके बाद पर्वत पठार में, तो हम आपको बताएंगे कैसे कर्क रेखा गुजरी है और कहाँ पर रतलाम है जो उत्तर में पड़ता है। अब भौगोलिक परिचय, जो कि संरचना, भौगोलिक संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जैसे प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो भारत का जो ये हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी समुद्र है, यहाँ पर भी समुद्र है और यहाँ पर भी समुद्र है। और यहाँ जो प्रायद्वीप का पठार इसको बोला जाता है, ये जो चलता है साउथ तक, यहाँ उत्तर से शुरू होकर साउथ तक चलता है। तो इस पठार में मध्य प्रदेश भी स्थित है। तो इसलिए इसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके के भूवैज्ञानिक संरचना हमें मिलती है और अलग अलग काल की संरचना भी पाई जाती है। चलिए देखते हैं कौन से। तो सबसे पहले आर्कियन काल की चट्टानें, जो कि सबसे कठोर चट्टानें और सबसे पुरानी चट्टानों में से है, वो हमारे प्रदेश में पाई जाती हैं। इन प्रारंभिक चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते क्योंकि ये उस समय की है जब पृथ्वी पर जीवन का विकास नहीं हुआ था। ये बहुत पुरानी आर्कियन काल की चट्टानें। वहीं धारवाड़ समूह की भी चट्टानें मिलती हैं। ये जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मिलती है। तो जबलपुर में इन्हें चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। बालाघाट में सौसर एक जगह है जहाँ पर एक फेमस मंदिर है हनुमान जी का। तो आप कभी नहीं गए हो तो जाइए, बहुत अच्छी जगह है। तो सौसर में सिकोली सीरीज, वहाँ पर आप जाएंगे तब देखेंगे आप सिकोली सीरीज के बारे में। तो ये जो चट्टानें हैं वो सिकोली और बालाघाट में चिल्पी सीरीज के नाम से जानी जाती हैं। इसमें फाइलाइट की मोटी तहें भी मिलती हैं और प्राचीन कठोर के प्रदर्शन इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो हमने पढ़ा आर्कियन काल की चट्टानें भी हैं और धारवाड़ समूह की भी हैं और दोनों में जीवाश्म नहीं है और दोनों ही पुरानी हैं। लेकिन पर जो धारवाड़ समूह उसमें मैंगनीज मिलता है, स्लेट और फाइलाइट मिलते हैं, लेकिन पर आर्कियन काल की चट्टानों में ऐसा नहीं है। चलिए और देखते हैं। ये एक मैप है मध्य प्रदेश का। तो ये जो मैप है वो हमें मिला है, डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, भू अन्वेषण डिपार्टमेंट, उससे मिला है। या हम इसको जानते हैं कि पटवारियों का नक्शा जो होता है उस डिपार्टमेंट से। तो पुराण संघ, तो ऐसे 2 शैलियाँ हैं जिनके समूह पाए जाते हैं। तो कडप्पा शैल समूह मिलते हैं। शैल मतलब वो होते हैं जिससे चट्टानों के ऊपर पत्थरों का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है कि चट्टानों से मूड़दार पर्वत बनते हैं और जो वनों से मृदा का अपरदन होता है तो वो धीरे धीरे क्या समतल मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो मैदान बनते हैं वो ज़्यादातर पानी के कटाव से, मृदा का कटाव होता है, पानी की
प्रवाह से मृदा का कटाव होता है उनसे बनते हैं। तो ऐसे दो सेल समूह पाए जाते हैं, कडप्पा सेल समूह और विध्यन सेल समूह। मध्य प्रदेश में जो कडप्पा सेल समूह है वो बीजावार, ग्वालियर और पन्ना में है, जिसमें जेस्पर, पोर्सिलाइट और हॉर्नस्टोन, ये जेस्पर, पार्सनाइट और हॉर्नस्टोन ये चट्टानें हैं। ये हॉर्नस्टोन की एक चट्टान होती है, जेस्पर की भी चट्टान होती है और पोर्सिलाइट की भी चट्टानें होती हैं, जो हम घरों में भी लगाते हैं और काफ़ी चीज़ों के ये काम आती है। ज़्यादातर भवन निर्माण में काम आती हैं। हमारे यहाँ फर्श जो लगे रहते हैं, मार्बल्स जो लगे रहते हैं, उनमें ये सब चीज़ें लगती हैं और फिर इंडस्ट्रियल यूज़ भी है इनका। तो ये जो चट्टानें हैं ये टूटी फूटी हैं, कायांतरित हो गई है। और इन चट्टानों में जैसे कि ये प्रदेश में बीजावाड़ की जो चट्टान है उसमें हीरा भी मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब विध्यन सेल समूह के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें दो तरीके के हैं, एक लोअर और एक अपर विध्यन सेल समूह। एक लोअर विध्यन सेल समूह और एक अपर विध्यन सेल समूह। ये सोन नदी जो है उसके उत्तर पश्चिम में रीवा से लेकर चंबल नदी के पश्चिम में राजस्थान तक विध्यन सेल समूह फैला हुआ है। इसमें जो चट्टानें हैं वो जलज प्रकार की चट्टानें हैं। इन पर जो से वर्षा हो गई और कई कई बार एसिड रेन हो जाती है, ये सब चीज़ें और जो भौगोलिक क्रियाएं होती हैं उनका इन पर ज़्यादा फर्क नहीं पाया जा पड़ता है। तो लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन दो प्रकार की हैं। तो लोअर विंध्यन सेल समूह जो है सोन घाटी और चूने का पत्थर सेल तथा बालू पत्थर के रूप में फैली हुई है। और अपर विंध्यन सेल समूह में चट्टानें नर्मदा के उत्तर में कैमूर भांडेर सीरीज के रूप में फैली हुई हैं। अब कैमूर भांडेर के बारे में इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर कैमूर है, कहाँ भांडेर है, क्योंकि उसमें हम मैपिंग करेंगे तब आपको बताएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब हम पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो प्रकार के पहाड़ हैं। एक है विंध्याचल पर्वत और एक है सतपुड़ा पर्वत और एक है नदी है अपनी नर्मदा नदी। तो आप ऐसे याद रखेंगे, एक कॉलेज है VNS, तो ये है VNS कॉलेज। तो ऊपर है विंध्याचल पर्वत, बीच में है नर्मदा और नीचे है सतपुड़ा। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत को काटती है कौन? नर्मदा नदी। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम नदी, पहाड़, झरने ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक और जो समूह पाया जाता है चट्टानों का उसे बोलते हैं आर्य समूह। अब जब क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है और जल के द्वारा जो चट्टानें होती हैं उनमें खिंचाव आ जाता है और कई कई बार दरारें भी पड़ जाती है। तो ऐसी चट्टानें नीचे बहुत ज़्यादा धंस जाती हैं। इनमें क्या होता है, पानी जमा होते रहता है तो इनसे मीठे जल की झीलें बनती हैं और ये गोंडवाना सेल समूह का निर्माण भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ज़्यादातर ये गोंडवाना सेल समूह में पाए जाते हैं। अब गोंडवाना सेल समूह क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, ये मैं आपको भूगोल में ही समझा सकता हूँ। जब सेपरेट लेक्चर भूगोल का आएगा तब ये सेल समूह के बारे में हम बात करेंगे। अब गोंडवाना सेल समूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर जो दी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर तीन प्रकार के गोंडवाना सेल समूह दिए गए हैं। एक लोअर गोंडवाना सेल समूह, मध्य गोंडवाना सेल समूह और अपर गोंडवाना सेल समूह। तो इनकी चट्टानें जो सतपुड़ा और बघेलखंड पठार पे मिलती है। जो ऊपर वाला जो मैंने पढ़ाया था आपको, ये है क्या? विंध्याचल पर्वत, यह है नर्मदा नदी
और ये है सतपुड़ा। तो जो सतपुड़ा पर्वत है उसमें इस प्रकार की सेल समूह पाए जाते हैं, जो कि बघेलखंड का पठार है। अब ये पठार के बारे में भी आगे बताएंगे हम कि बघेलखंड का पठार कहाँ पर है और बाकी पठार भी कहाँ पर है। पठार एक ऐसी जगह होती है जो कि ऐसा उठा हुआ रहता है क्षेत्र, और ऊपर से बिल्कुल प्लेन रहता है, नीचे से इसकी कुछ हाइट रहती है। ये जमीन है और उसके बाद ये पठार है। इस तरीके की कोई संरचना जो होती है वो हम कहते हैं पठार। तो ये बघेलखंड के पठार में गोंडवाना सेल समूह उपस्थित है, और ये उत्तर में सीधी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ तक फैला है। रायगढ़ जो है भोपाल के पास है। तो ये 3 तरीके का है लोअर गोंडवाना सेल समूह। जो चट्टाने सोन या महानदी, सोन नदी और महानदी जो कि छत्तीसगढ़ की तरफ जाती हैं, में सतपुड़ा क्षेत्र के तालचेर के रूप में फैली हुई है। मध्य प्रदेश की पेच घाटी और मोहपानी की कोयला क्षेत्र इसी चट्टानों में आते हैं। मध्य गोंडवाना समूह, मध्य गोंडवाना समूह सेल समूह सतपुड़ा के चारों तरफ पंचवटी, पचमढ़ी जो क्षेत्र है जहाँ से नर्मदा निकली है, और बागरा में मध्य गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें मिलती हैं। इसमें बालू का पत्थर भी मिलता है, लोहे की अधिकता होती है, इसलिए ये लाल पीले रंग की होती है। अब ये देखो, ये जो है इससे एक मिट्टी भी बनती है जिसमें लोहे की अधिकता होती है, और वो लाल पीले रंग की मिट्टी भी होती है। तो अब मिट्टी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि 3 तरीके की मिट्टी, किस तरीके की मिट्टी किस पर्वत से बनी है। तो उसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो गोंडवाना सेल समूह है उससे जो मिट्टी बनेगी उसका कलर होगा क्या, लाल पीला रंग का। और वो क्यों होगा, क्योंकि लोहे की अधिकता होगी। तो इससे हम समझ जाएंगे कि वो गोंडवाना सेल समूह से बनी हुई मिट्टी है। मध्य प्रदेश में पेच घाटी भी आपको मैं जब मैपिंग करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा पेंच घाटी कहाँ पर है। और तालचेर जो है, ये जो है कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, ये भी मैं आपको मैपिंग में बताऊंगा कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि ये जो मैप है हमारे पास, ये बहुत छोटा मैप है और इसमें चीज़ें लिखी भी नहीं है, और मैंने इसको उस हिसाब से नहीं बनाया था कि मैपिंग आपको करवाऊंगा इसमें। तो इसके बाद वाले जो लेक्चर आएंगे उनमें मैपिंग के थ्रू हम ये चीज़ें जानेंगे। तो एक जो अपर गोंडवाना लैंड है, अर्बन गोंडवाना समूह है, उसकी चट्टानें जो हैं वो भी सतपुड़ा से लेकर बघेलखंड में मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र गोंडवाना लैंड का ये गोंडवाना सेल समूह जो है वो ज़्यादातर सतपुड़ा और बघेलखंड के आसपास या उसी में समाहित है। तो इनमें वही बालू और चूने पत्थर की हैं, और कोयला और वनस्पतिक पदार्थ मतलब जीवाश्मों के अवशेष से जो पदार्थ बने हुए हैं वैसे पदार्थ हमें मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है मैं मैपिंग करवाऊंगा आपको मध्य प्रदेश की अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करेंगे। और लेक्चर के PDF पाने के लिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।